हाय एवरीवन। अगर आपने जो है ट्रायंगल पजल और स्क्वायर पजल पढ़ लिया है तो आप रेडी हो डायहेड्रल ग्रुप को समझने के लिए। ठीक है, सो एक्चुअली हमने जो ट्रायंगल पजल और स्क्वायर पजल के अंदर जो ग्रुप बनाया था वो एग्जाम्पल थे डायहेड्रल ग्रुप के। ठीक है, सो डायहेड्रल ग्रुप होता क्या है? तो सबसे पहली बात, डायहेड्रल ग्रुप को डिनोट किया जाता है DN से। ठीक है, जहाँ पे ये N क्या है? N इज साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सो जो DN ग्रुप है, DN ग्रुप इज सिमेट्री ऑफ रेगुलर N पॉलीगॉन। यानी क्या, यहाँ पे मैंने 4 पॉलीगॉन लिए हैं। ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन एंड हेक्सागन। तो N रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है कि इनकी साइड सेम है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगॉन जिनकी साइड्स क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो इन N रेगुलर पॉलीगॉन्स का हम सिमेट्री स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने ट्रायंगल पजल के अंदर क्या देखा कि इस ट्रायंगल को अगर मैं इस पेज में से कट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं नंबर दूं 1 2 3, तो कितने सारे पॉसिबल वेज हैं कि मैं इस ट्रायंगल को इसके अंदर फिट करूं। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है। तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो इस ट्रायंगल के सिमेट्रीज हैं। ठीक है, यानी क्या कि वो जो पॉसिबल वेज हैं उसमें ये ट्रायंगल ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो उन सारे सिमेट्रीज का जो कलेक्शन है, जैसे कि हम इस ट्रायंगल को किस तरह से फिट कर सकते हैं, 120 से रोटेट करके, फिर 240 से रोटेट करके, और फिर कुछ ना करके। ठीक है, या फिर हम इसको फ्लिप कर सकते हैं अराउंड ये वाला एक्सिस, अराउंड दिस एक्सिस एंड अराउंड दिस एक्सिस। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं जिससे हम इस ट्रायंगल को जो है, अगर मैं इस पेज से निकालूं तो इसके अंदर फिट कर सकती हूँ। तो वो जो सारे पॉसिबल वेज हैं उन सब का कलेक्शन ही क्या बनाया था? D3 बनाया था। ठीक है, सो D3 यानी कि डायहेड्रल ग्रुप, जहाँ पे N कितना है? 3 है। इसका क्या ग्रुप बनेगा? D4, ये D5 और ये D6। बहुत सारी बुक्स में जो है DN की बजाय D2N भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इस डायहेड्रल ग्रुप के जो टोटल एलिमेंट बनते हैं वो 2N होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे D3 के केस में आपके पास 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सो इसमें से जो है 3 एलिमेंट कहाँ से आएंगे? 3 एलिमेंट जो है रोटेशन से आएंगे। ठीक है, उसमें से एक आइडेंटिटी होगा, यानी कि 0 डिग्री से रोटेट करो, सेकेंड रोटेशन 120 डिग्री से, थर्ड रोटेशन 240 से। ठीक है, और जो बाकी के 3 एलिमेंट आएंगे वो आपके रिफ्लेक्शन की वजह से आएंगे या फिर फ्लिप की वजह से आएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इस एक्सिस के अलोंग, रिफ्लेक्शन इसके अलोंग रिफ्लेक्शन, और इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन। अगर आप इनको इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करते हो तो ट्रायंगल वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट आ गए? 6 एलिमेंट आ गए। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो इन जनरल अगर कोई DN ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप है, तो इसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना आएगा? इसका ऑर्डर आएगा 2N। ठीक है, जहाँ पे N जो है रोटेशन की वजह से आएंगे, इसमें एक आइडेंटिटी भी होगा, और N जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से आएंगे। अगर मैं D4 की बात करूं तो यहाँ पे रोटेशन जो R होगा वो कितना होगा? कितने से रोटेट करने पर आपको जो है ये स्क्वायर फिर से वैसी वाली पोजीशन में दिखेगा? देखिए यहाँ पे R अगर हम 90 डिग्री लें तो ये रोटेशन लेना किस तरह से है? देखो आपके पास जो रोटेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा? 360 डिवाइड बाय उसके कितने साइड्स हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके साइड्स कितने हैं? 4, तो 360 डिवाइड बाय 4 इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास R जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर से आप इसको रिपीट करेंगे तो ये R1 हो गया, R2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, R3 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, और R4 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी कि फिर से 0 डिग्री, यानी कि आपका 0 डिग्री होगा, यानी कि आपकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है ना, तो R4 फिर से आइडेंटिटी आ जाती है। तो हमारे पास 3 रोटेशन हो गए। ठीक है, 3 रोटेशन प्लस एक आइडेंटिटी, और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक इस एक्सिस के अराउंड, आप इसको बीचों बीच फ्लिप करोगे तो भी वो वैसे ही दिखेगा, इस एक्सिस के अराउंड, और 2 डायगोनल के अराउंड। ये चीज़ हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, तो कितने एक्सिस मिल गए हमको? 1 2 3 और 4।
ठीक है, तो 4 जो है यहाँ पे क्या हो गए, 4 रिफ्लेक्शन हो गए। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक को, अगर इस खड़े वाले को एक को मैं फ्लिप मानती हूँ, F से डिनोट करती हूँ एक रिफ्लेक्शन को, ठीक है, तो बाकी के जो 3 हैं वो R और F से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि बाकी के जो 3 हैं उसको हम RF, R²F और R³ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर RF को जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, FR³ FR² और FR। ठीक है, तो बाकी के जो फ्लिप्स हैं वो आप R और F के रूप में लिख सकते हो, सिमिलरली D5 के केस में, सिमिलरली D6 के केस में। ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, तो जो DN है ये 2 चीज़ों से जनरेट होता है, एक आपका रोटेशन से और एक आपका रिफ्लेक्शन से, यानी कि फ्लिप से। सच दैट देखिए यहाँ पे क्या है, R⁻3, यानी कि रोटेशन को आप 3 बार अप्लाई करो तो आपके पास फिर से आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप रोटेशन को 4 बार करते हो तो आपके पास 0 डिग्री यानी आइडेंटिटी आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप 5 बार करोगे तो आइडेंटिटी आएगी, यहाँ पे 6 बार करोगे तो आइडेंटिटी आएगी। यानी क्या, यहाँ पे जो R⁻n है वो क्या है, E है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन पर्टिकुलर पॉलीगॉन्स को n बार रोटेट करोगे तो आप वापस से उसी पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, सो R⁻n इज इक्वल टू E, और सेकेंड चीज F² इज इक्वल टू E, क्योंकि ये फ्लिप है। तो F² इज इक्वल टू E क्योंकि ये फ्लिप है, तो जैसे कि 1 2 3 4 पे मैंने एक फ्लिप लगाया तो मेरे पास आंसर आया 4 3 2 1। अब फिर से मैं इसको दोबारा फ्लिप करती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 ही आता है, यानी कि जितने भी फ्लिप हैं उनको 2 बार किया जाए, यानी कि F² किया जाए तो आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि जितने भी फ्लिप हैं वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं, या फिर उनका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4, ये ऐसे 4 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है, क्योंकि ये सारे 4 क्या हैं, फ्लिप हैं, और फ्लिप जो है सेल्फ इन्वर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी इंटरेस्टिंग सी बात, सच दैट आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि RF इज इक्वल टू FR³, R²F इज इक्वल टू FR² और R³ इज इक्वल टू FR। ये चीज़ भी हमने पहले बताई है कि यहाँ पे इस केस में जो R का इन्वर्स है वो कितना है, R³ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे R इन्वर्स इज इक्वल टू R³ है, तो मान लीजिए मैंने इसको जो है एक बार रोटेट किया तो 4 1 2 3 आ गए। ठीक है, अब मैं इस पर ऐसा कौन सा एक्शन अप्लाई करूँ जिससे जो है ये वापस से आइडेंटिटी पोजीशन पे आ जाए। सो 1 2 और 3 बार रोटेट करने पर मैं ये आइडेंटिटी पोजीशन पे आ जाती हूँ। सो R इन्वर्स इज इक्वल टू R³। ठीक है, तो यहाँ पे ये R है और ये उसका इन्वर्स है, तो हम एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं, RF इज इक्वल टू FR इन्वर्स। ओके, सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट है, क्योंकि आप इससे जो है ये बाकी के 2 चीज़ें भी निकाल सकते हो, और ये केस सिर्फ D4 के अंदर नहीं है, ये सारे पॉलीगॉन्स के अंदर है। यहाँ पर भी क्या होगा, RF इज इक्वल टू FR इन्वर्स, सारे जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उसमें RF इज इक्वल टू FR इन्वर्स के बराबर आता है। तो ये एक नोशन है जो हम DN को डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली DN के अंदर एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, DN के अंदर होता है एक आइडेंटिटी, एक रोटेशन, फिर आप दोबारा रोटेट कीजिए, आप कितनी बार रोटेट कर सकते हो, R⁻n-1 तक, क्योंकि R⁻n फिर से क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इसमें जो है सारे रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आती है फ्लिप की बारी, तो F। ठीक है, लेकिन आपको पता है दूसरा फ्लिप आप कैसे जनरेट कर सकते हो, RF से, तीसरा फ्लिप R²F से, चौथा R³ से, एंड सो ऑन, कब तक, R⁻n-1 F, क्योंकि R⁻n F जो है फिर से आपको F दे देगा। ठीक है, तो ये सारे टोटल एलिमेंट्स कौन से हैं, DN के हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हैं आपके n-1 एलिमेंट, ये हैं आपके n-1 एलिमेंट। सो n-1 और n-1 कितने हो गए, 2n-2 हो गए, प्लस
ये दो एलिमेंट, एक आइडेंटिटी और एक फ्लिप, तो +2 यानी कि टोटल कितने एलिमेंट, 2n एलिमेंट आ गए। ठीक है, वैसे ही जो है आप D5, D6, Dn की बात कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो जैसे कि D5 के केस में इसकी फ्लिप की जो एक्सिस होगी, एक वो ये होगी, 1 2, ये एक्चुअली बीच में से जाएगी, 2 3 4 और 5। ठीक है, आप एक ऑब्जर्वेशन इसमें कर सकते हो कि जैसे कि जो ऑड है, ऑड के केस में क्या हो रहा है कि एक कॉर्नर से जा रहा है और दूसरी साइड पे बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन जो इवन है उसमें क्या है कि एक कॉर्नर से जा रहा है, दूसरे कॉर्नर पे ख़त्म हो रहा है, और जो बीच में से जा रहा है तो दूसरी साइड के बीच में ख़त्म हो रहा है। जैसे कि इस केस में एक कॉर्नर से जाएगा और दूसरे कॉर्नर पे ख़त्म हो गया, और एक साइड के बीच में से जाएगा तो दूसरी साइड के बीच में ख़त्म होगा। ठीक है, ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब सवाल आता है D1 और D2 के बारे में। ठीक है, D1 और D2 के बारे में। देखिए, एक साइड का कोई पॉलीगॉन नहीं होता, दो साइड का भी कोई पॉलीगॉन नहीं होता, लेकिन इनको भी फिर भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, n जो है 3 से आगे के जितने भी पॉलीगॉन हैं उनको तो हम देख सकते हैं। ठीक है, उनको आप जो है ड्राइंग बना के उनकी सिमेट्री चेक कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट D1 एंड D2। ठीक है, सो D1 मतलब जिसका एक साइड हो। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, अगर मैं इसको 1 और 2, तो मैं इस लाइन पे ऐसा क्या अप्लाई करूं कि ये जो लाइन है ऐसे ही वर्टिकली खड़ी रहे। ठीक है, सो एक तो ये है इसका नॉर्मल पोजीशन, यानी कि 1 2, तो ये तो जो 1 2 है, ये 1 2 ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि अगर हम इसको फ्लिप करें, इस तरह से फ्लिप करें, तो होगा क्या कि फ्लिप करने के बाद ये आ जाएगा 2 1। ठीक है, सो जो ये 2 1 है ये इसका क्या है, फ्लिप है। तीसरा क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, यानी कि मैं 1 2 को अगर घुमाऊं 180 डिग्री से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यानी क्या कि आप फ्लिप कीजिए या फिर रोटेट कीजिए, सेम बात है। तो यहाँ पे फ्लिप और रोटेशन एक ही एक्शन है। ठीक है, सो इसके अंदर दो एलिमेंट आ गए कुल मिला के। कौन सा, एक जो है आइडेंटिटी आ गया और एक फ्लिप आ गया। ठीक है, तो D1 के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2n, और n इज 1, सो 2 × 1 इज 2, तो इसके अंदर दो एलिमेंट आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये सेल्फ इनवर्स है और फ्लिप भी सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, अगर D2 की बात करूँ तो यहाँ पे दो साइड का कोई पॉलीगॉन नहीं बनता, लेकिन D2 को अगर मैं लिखूं तो D2 के अंदर पहली बात कितने एलिमेंट होने चाहिए, D2 के अंदर होने चाहिए 4 एलिमेंट। ठीक है, 4 एलिमेंट में खास बात क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर एक रोटेशन हो, एक फ्लिप हो, सच दैट रोटेशन का स्क्वायर, सॉरी फ्लिप का स्क्वायर आइडेंटिटी हो, यहाँ पर n है 2, यानी कि r⁴ n, यानी कि r² का क्या हो, e हो, और दूसरी बात RF इज इक्वल टू FR इनवर्स, RF इज इक्वल टू FR इनवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि r² इज इक्वल टू E, तो एक चीज़ तो कंफर्म हुई कि यहाँ पर R का इनवर्स वो खुद है। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से लिख सकती हूँ, RF सच दैट F² इज इक्वल टू E, R² इज इक्वल टू E और RF इज इक्वल टू FR। तो हमने इसको ज्योमेट्रिकली नहीं देखा, लेकिन हमने इसको एक बार फॉर्मूले से देखा कि जो DN का फॉर्मूला होता है किस तरह से बैठता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका केलिन 4 ग्रुप है। ठीक है, तो जो कि किसकी सिमेट्री बताता है, रेक्टेंगल की सिमेट्री बताता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो D2 है वो रेगुलर पॉलीगॉन की नहीं, एक रेक्टेंगल की सिमेट्री बता रहा है। लेकिन हम जो डायहेड्रल ग्रुप की बात कर रहे हैं वहाँ पे जनरली n > 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन 1 और 2 को भी स्टडी किया जा सकता है। इनका स्ट्रक्चर भी जो है DN की तरह ही है। ठीक है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। ओके, सो ये तो बात हो गई D1 और D2 के बारे में। अब मुझे एक और बात करनी है, वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है,
सो यहाँ पे जनरली आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो फ्लिप्स हैं उनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो हम ऐसे एलिमेंट को छांटना चाहते हैं जिनका ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। सो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है कि जितने भी n पॉलीगन्स हैं उसमें जो n एलिमेंट होते हैं वो फ्लिप के होते हैं या फिर रिफ्लेक्शन के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सेल्फ इन्वर्स होते हैं, सेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप कोई भी DN डाइहेड्रल ग्रुप लीजिए, उसके अंदर जो है n एलिमेंट ज़रूर आएंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं है। सो ये चीज़ कैसे पता लगाएं, उसके लिए मैं बनाऊंगी एक साइकिल ग्राफ, ठीक है। यानी क्या कि जैसे कि मैं अगर D3 का एग्जांपल लेती हूँ तो D3 के अंदर रोटेशन आते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी हो गया, यानी कि 0 डिग्री से रोटेट किया, फिर मैंने इस पर रोटेशन लगाया, R हो गया, फिर मैंने जो है इसको R² किया तो 2 बार रोटेट हो गया, तीसरी बार करने पर वापस से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। तो यानी कि D3 के अंदर ये एक साइकिल है, एक छोटा सा सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D3। क्या ऐसा कोई दूसरा है? हाँ, एक आइडेंटिटी लीजिए और एक फ्लिप लीजिए, तो इन दोनों से भी जो है एक साइक्लिक ग्रुप बन सकता है, सॉरी साइक्लिक सब ग्रुप बन सकता है। एक RF लीजिए, इससे भी एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा, और एक R²F लीजिए, इससे भी बनेगा, क्योंकि ये फ्लिप हैं, ये सेल्फ इन्वर्स इनका होता है और आइडेंटिटी के साथ ये छोटा सा सब ग्रुप बनाते हैं। अगर मैं D4 की बात करूं तो आइडेंटिटी, इसको रोटेट कीजिए, इसको दोबारा रोटेट कीजिए, 3 बार रोटेट कीजिए और चौथी बार आपको आइडेंटिटी मिलेगा। और जो छोटे छोटे और 4 क्या बनेंगे, एक फ्लिप की वजह से, दूसरा साइक्लिक ग्रुप RF की वजह से, तीसरा R²F की वजह से और चौथा R³ की वजह से, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों को स्टडी करते हैं, बाकी आप कर सकते हो। इस केस में तो जैसे D3 है, F, RF और R²F ये क्या है, ये सेल्फ इन्वर्स है, इनका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट मिल गए जिनका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जो भी मैं फ्लिप पकड़ के चलती हूँ इन जनरल, वो कितना है, 2 है, ठीक है। अगर मैं इनको छोड़ के रोटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे R है, R² है और आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, R का ऑर्डर कितना है, R का ऑर्डर है 3, ठीक है। यानी क्या कि R को मैं अगर 3 बार अप्लाई करती हूँ, R इंटू R इंटू R इंटू, तब जाके आइडेंटिटी आता है, ठीक है। सो R³ इज इक्वल टू 3। R² का ऑर्डर कितना है, R², फिर से R² कीजिए, R⁴ 4 आया, आइडेंटिटी नहीं आई, R⁴ 2 कीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और 6 क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 8 से लिख सकते हो, R⁴ 2 और ये कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि R² का ऑर्डर कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसमें बाकी कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनका ऑर्डर 2 है। तो D3 के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट आए जिनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। अब D4 की बात करते हैं। तो D4 के अंदर 4 तो वो एलिमेंट हो गए फ्लिप वाले जिनका ऑर्डर 2 है। अब रोटेशन की बात करते हैं। R का नहीं हो सकता क्योंकि R⁴ इज E, तो R का ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया। R², तो R² का स्क्वायर कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। तो एक एलिमेंट हमारे पास मिल गया, कौन सा, R², जिसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट तो फ्लिप के हो गए, प्लस एक एलिमेंट कौन सा हो गया, रोटेशन का हो गया, ठीक है। अगर आप R³ का निकालना चाहते हो तो R³ का कितना आएगा, R³ इंटू R³ यानी R⁴ 6, R⁴ 9, सॉरी R⁴ 12 हो जाएगा, ठीक है। तब जाके आइडेंटिटी आएगा। तो इसका कितना आ गया, इसका 4 ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो D4 के कितने एलिमेंट आ गए जिनका ऑर्डर 2 है, 4 एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि सिर्फ एनी एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, जब आपका n जो है वो ऑड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना आएगा, n आएगा, ठीक है। और अगर आपका n इवन है,
अगर आपका n इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना आएगा, n+1 आएगा। n तो वो सारे फ्लिप और एक और एलिमेंट उसमें ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं n = 6 लेके चलती हूँ तो n = 6 में r⁻3 एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर कितना होगा, आइडेंटिटी होगा, यानी कि r³ का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, ठीक है। अगर मैं n = 8 लेती हूँ तो एक एलिमेंट r⁻4 ज़रूर होगा जिसका स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी होगा, यानी कि r⁻4 का ऑर्डर 2 होगा। तो वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इवन वाले पॉलीगॉन में ज़रूर होता है, ठीक है। ये तो ऑर्डर की बात हो गई। अब मुझे एक लास्ट पॉइंट कवर करना है, वो है इसका केले टेबल का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है D4 का केले टेबल बनाया है। किस तरह से बनाया है वो चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल उसके एलिमेंट है E R R² R³ F RF R² F R³ F एंड उसी तरह इस साइड से। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि E R R² R³ ये इतने रोटेशन का पार्ट है और यहाँ से फ्लिप का पार्ट शुरू होता है। उसी तरह से यहाँ पे रोटेशन और यहाँ से फ्लिप का पार्ट शुरू होता है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपको एक सिमेट्री दिखाई देती है। वो ये कि जब आप रोटेशन को रोटेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पूरा जो ये टेबल है वो रोटेशन का ही मिलता है, ठीक है। और जब आप रोटेशन को फ्लिप से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा जो टेबल है यहाँ पे छोटा सा ब्लू कलर का वो आपको जो है फ्लिप का मिलता है। और फ्लिप को रोटेशन से करो तो फ्लिप का मिलता है और फ्लिप को फ्लिप से करो तो आपको रोटेशन मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब हमने रोटेशन को रोटेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमको रोटेशन ही मिलता है। हम रोटेशन को फ्लिप से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ये R इंटू आर मत समझिएगा, ये रोटेशन इंटू रोटेशन है। जब आप रोटेशन को जो है फ्लिप से करते हो तो आपको फ्लिप मिलता है। जब आप फ्लिप को रोटेशन से करते हो तो भी आपको फ्लिप मिलता है, क्योंकि सारे फ्लिप जो है वो रोटेशन और फ्लिप से ही जनरेट हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात, जब आप 2 बार फ्लिप करते हो, 2 अलग अलग फ्लिप, ठीक है, जो भी है, तो आपके पास रोटेशन के सारे एलिमेंट मिलते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी है केले टेबल की, ओके। सो आई होप आप जो है डायहेड्रल ग्रुप यानी DN को विजुअलाइज कर पाए हो, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे विजुअल ग्रुप थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे।